हेलो गाइस, और कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अब जैसा कि हम लास्ट वीडियो में ईरान और यूएसए का हम हिस्ट्री को हम डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली राइवलरी के क्या रीजंस रहे हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि करंट में क्या सिचुएशन है, जो ये वॉर चल रहा है अब इसका क्या मोड आ चुका है, कहाँ पे ये वॉर खड़ा हुआ है, ये क्या एमओयू में क्या है जो अभी ये पीस डील साइन होगी। बेसिकली 19 ऑफ जून को ये साइन होने वाली है। अब उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि क्या फ्यूचर में क्या ये पीस डील सर्वाइव करेगी, या पीस डील इज जस्ट अ टेम्परेरी मेजर टू कंट्रोल द वॉर और जस्ट टू प्रिपेयर फॉर अनदर वॉर। तो हम काफ़ी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। बाकी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। अब देखिए, सबसे पहले क्या है कि हम बात करें कि इस वॉर को स्टार्ट करने का मोटिव क्या था। देखिए, यू सबसे पहले क्या हुआ था कि आपने देखा भी है कि गाज़ा में और इजराइल और गाज़ा बेसिकली हमास के बीच में वॉर स्टार्ट हुआ। वो होते 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 क्या है कि इजराइल ने ईरान पे मिसाइल अटैक करना स्टार्ट किया, जिसके रिप्लाई में ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किए, बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह अटैक किए। अब उसके बाद में क्या है कि इसमें यूएसए की एंट्री होती है, और यूएसए की एंट्री होने के साथ में ये वॉर बढ़ता चला गया। अब देखिए, यूएसए को इस वॉर में जो एंटर करने का मेन रीज़न क्या थे। अब हम ये है कि सबसे पहले जो यूएसए का सबसे प्राइम मोटिव ये था कि ईरान में रिजीम को चेंज करना, या इस्लामिक जो रिजीम ईरान में है करंटली, उसको जो ये खामेनी रिजीम है इसको चेंज करना और वहाँ पे सत्ता का परिवर्तन करना। उसके बाद क्या है कि ईरान में जो उसके ऑयल रिजर्व हैं उन पे अपना कंट्रोल करना। और तीसरा जो मेन रीज़न ये है कि उसके यहाँ पे जो ये इसकी प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्ला हो, हमास हो, हाउतीज हो, इन पे क्या है कि अपने कंट्रोल करना, इनको किसी भी तरीके से रोकना, ताकि ये है कि इनको पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। अब देखिए कि इस वॉर को स्टार्ट करने का क्या प्रिटेक्स्ट था, कि किस वजह से कि यूएसए ने कि हम अब ग्लोबली इन्होंने क्या बताया कि बेसिकली कि हम लोग क्यों ये वॉर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनको स्टार्ट करने का मोटिव था कि 2025 में जो ईरान में प्रोटेस्ट हुए थे अगेंस्ट खामेनी, जिसमें मतलब बेसिकली क्या था कि जो खामेनी चेंजेस को अपोज करके और वेस्टर्नाइजेशन जो कल्चर वहाँ पे हो गया था उसको अपोज करके जो लॉ ला रहे थे, नियम कानून लगा रहे थे, या महिलाओं के खिलाफ जो भी चीज़ें हो रही थी उसमें उसके अगेंस्ट में लोग सड़कों पर उतर आए, जिसमें लगभग 6 से 7 हज़ार लोग मारे गए। तो यूएसए का इस वॉर को स्टार्ट करने का एक्सक्यूज़ यही था कि वी आर फाइटिंग फॉर द सिविलियंस, वी आर फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ द ईरानियन पीपल, वी वांट टू चेंज द रिजीम बिकॉज द पीपल ऑफ द ईरान आर सफरिंग द मोस्ट। तो इसको वॉर को स्टार्ट करने का मेन मोटिव यही था। इसके अलावा यूएसए का जो फाइनल रीज़न था इस वॉर में कूदने का, वो ये था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को किसी भी तरीके से रोका जाए, बिकॉज इट कैन बी डेंजरस फॉर द यूएसए एज वेल एज इसराइल एज वेल एज अदर गल्फ कंट्रीज और नेशंस। बेसिकली ये तो एक बहाना था कि उस पर अटैक करने का। बेसिकली मेन मुद्दा तो वहाँ पे रिजीम चेंज और ऑयल पे कंट्रोल करना था। अब हम बात करते हैं कि क्या ये पहली डील है, क्या इससे पहले यूएसए की ईरान के साथ में कोई डील नहीं थी। तो हम जाएंगे थोड़ा सा बैक में 2015 में, तो हम बात करेंगे जेसीपीओए। जेसीपीओए क्या है कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, या फिर ये एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट था जो कि ईरान के साथ में 2015 में यूएसए के ओबामा जो जब उस टाइम में प्रेसिडेंट थे उनके साथ में किया गया था। अब देखिए क्या था कि उस टाइम में ईरान पे सैंक्शन लगे हुए थे, सैंक्शन को लिफ्ट करने के बदले जेसीपीओए लाया गया। अब जेसीपीओए में क्या था कि बेसिकली क्या है कि ईरान के ऊपर ये था कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए नहीं करेगा, वो सिर्फ एनर्जी पर्पस या फिर ह्यूमैनिटी पर्पस के लिए न्यूक्लियस एनर्जी का यूज़ करेगा। अब इसके अलावा क्या है कि आईएईए जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसको क्या है इंस्पेक्शन की पावर दी गई कि इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी ये आपका क्या है कि वहाँ पे क्या करेगी, जो ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स है वहाँ पे वो विजिट करेगी और ये चेक करेगी कहीं ईरान इनरिचमेंट तो नहीं कर रहा यूरेनियम, और उसका इस्तेमाल आप बम बनाने के लिए तो नहीं कर रहे। बट उस टाइम में क्या है कि किसी भी तरह का स्टेट ऑफ हॉर्मुज, किसी भी तरह की कोई भी वॉर या किसी भी तरह का कोई इशू नहीं था, या फिर कोई और टर्म्स एंड कंडीशन नहीं थी उसमें। उसकी बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर भी सैंक्शन था, ना ही ये था यूएसए जो है ईरान के किसी भी इंटरनल अफेयर्स में दखलंदाजी नहीं करेगा, इस तरह का कोई भी उस टाइम में एग्रीमेंट नहीं था।
अब हम बात कर लेते हैं कि 2018 में क्या हुआ, जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब यूएसए में प्रेसिडेंट बने तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया कि इस ओबामा की जेसीपीओए को मतलब ये बताते हुए कि बेसिकली इट्स ऑफ नो यूज़, इन्होंने इससे बाहर आने का फैसला किया। जो ये जेसीपीओए था ये P5+1 यानी कि परमानेंट 5 जो यूएनएससी के जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं +1 जो जर्मनी है उस इनकी साथ में मिलकर ये डील साइन की गई थी जेसीपीओए, जिससे यूएसए 2018 में बाहर आ गया अंडर प्रेसिडेंसी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एंड डोनाल्ड ट्रंप द पुट द सैंक्शन ऑन द जस्ट अगेन उसने क्या कर दिया कि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए। अब स्टार्ट होता है 2025। अब ईरान में दंगे होते हैं और इस तरीके से वहाँ पे सत्ता का परिवर्तन करने के लिए यूएसए कूदता है, जिसका हमने देखा है लगभग 110 डेज वॉर चला। अब वॉर के बारे में कहा जाता है जैसा कि तालिबान ने भी यूएसए जब 2001 में वॉर स्टार्ट हुआ था अफगानिस्तान के साथ में या तालिबान के साथ में, तो उस टाइम में तालिबान ने कहा था कि या इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट यूएसए विल हैव द बेस्ट वेपन्स ऑफ दिस वर्ल्ड बट वी हैव टाइम। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी यही हुआ है कि यूएसए पहले तो उसमें कूद गया, उसके बाद में क्या उसे निकलने की इतनी जल्दी। अब आप लोग ये देखेंगे कि अब हमने अभी देखा है कि अब ये एक एमओयू की बात चल रही है, 110 दिन का वॉर चला, उसके बाद में अब एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ जिसके हम कुछ क्लॉजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, विच आर द इम्पोर्टेंट क्लॉजेस की क्या है उसमें। अब उससे पता लगा कि कौन जीता कौन हारा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब हम बात करेंगे कि एमओयू में क्या था। सबसे पहला एमओयू का ये है कि उसमें इमीडिएट सीज फायर की जाएगी। इमीडिएट सीज फायर मतलब सारे फ्रंट्स पे, इसमें लेबनान भी इंक्लूडेड है कि इजराइल लेबनान पर किसी भी तरह का अटैक नहीं करेगा, और अगर इफ एनी हाउ इजराइल लेबनान पर अटैक करता है या ईरान किसी भी तरीके से यूएसए की साइट्स पर अटैक करता है, बेसिकली क्या है जो उसके गल्फ नेशंस में जो साइट्स हैं अगर उस पर किसी भी तरह का अटैक करता है देन इमीडिएटली सीज फायर विल बी कैंसल्ड, और या ये एमओयू जो है ये कैंसिल हो जाएगा जो ये साइन किया जा रहा है। इसके अलावा क्या है कि अब दूसरा यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को किसी भी हमेशा के लिए ओपन कर दिया जाएगा, या हम बोल सकते हैं कि मैरीटाइम ओपननेस की बात तो ये कि भाई किसी भी तरीके से ईरान ना ही तो कोई टोल लगाएगा ना ही मैरीटाइम उसको ब्लॉक करेगा। अब तीसरे जो पॉइंट आता है वो ये है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, उसका जो न्यूक्लियर वेपन साइट्स है वो आईएईए के अंडर में रहेंगी। वो बेसिकली क्या है कि किसी भी तरीके से यूरेनियम का इनरिचमेंट नहीं करेगा जिससे कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाया जा सके किसी भी तरीके से। अब चौथा क्या है कि $300 बिलियन की क्या है कि रिपेरेशन, वॉर रिपेरेशन जो है वो यूएसए प्लस इट्स एलाइज लाइक सऊदी, यूएई, ये सब मिलकर क्या है ईरान को पे करेंगे। ये किस लिए? वॉर रिपरेशन, बिकॉज क्या है कि ईरान का नुकसान हुआ और इससे क्या है अब आप देख सकते हैं $300 बिलियन मतलब $3 लाख की अमाउंट जब उसके पास में पहुंचेगी, $3 लाख बिलियन की अमाउंट जब उसके पास पहुंचेगी तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि मतलब उसके पास में कितना पैसा हो जाएगा या उसका नुकसान हुआ। बट आप देखिए अब इसके बाद में क्या है कि जो फ्रोजन एसेट्स थी ईरान की जो यूएसए ने वॉर के टाइम में फ्रोज कर दिया था अप्रॉक्स $25 बिलियन, उसके बारे में यह है कि यूएसए फेज्ड मैनर में उस फ्रोजन एसेट्स पे से बेसिकली क्या है कि किसी भी तरह से फ्रोज उनको हटा देगा और ईरान उसका यूज़ कर सकता है। अब उसके बाद में क्या है कि इसके साथ साथ क्या है कि ईरान के ऊपर जितने भी सैंक्शन है वो आपके इमीडिएटली रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद में ये है कि आप ईरान किसी को भी ऑयल बेच सकता है। उसके बाद में क्या है 60 डेज़ का क्या है कि एक नेगोशिएशन पीरियड रखा गया है जिसमें बाकी की टर्म्स एंड कंडीशंस को न्यूक्लियर किस तरीके से न्यूक्लियर ये जो हम बात कर रहे हैं कि वो कभी भी वेपन नहीं बनाएगा, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ईरान नहीं डेवलप करेगा, तो उसके लिए किस तरीके से रोड मैप बनेगा वो आने वाले 60 दिन में लगभग जो डिस्कशन का मैप है ये डिसाइड करेगा कि ये बातचीत किधर जाती है। इसके बाद में क्या है कि यूएसए ईरान के किसी भी इंटरनल अफेयर्स में किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं करेगा, चाहे ईरान अपने सिविलियंस को मारे ना मारे कुछ भी करे तो उसका कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करे, रिलीजियस ग्रुप को सपोर्ट करे, जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है उनको सपोर्ट करे, उससे किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। अब हम बात करते हैं कि कौन जीता कौन हारा। अब देखिए आपने एक चीज़ देख ली है कि हाँ ईरान को लॉस हुआ, उसकी लीडरशिप गई, उसकी लीडरशिप मरी, बट आपको एक चीज़ ये माननी पड़ेगी
कि आप यूएस से किसी भी तरीके से ईरान में रिजीम चेंज नहीं करा पाया। अब न्यूज़ तो यहाँ तक है कि जो आज के टाइम में जो वहाँ पे रिजीम है वो और ज़्यादा क्या है, हार्ड लाइनर्स हैं, बेसिकली क्या है, इस्लामिक हार्ड लाइनर्स हैं। तो वो आने वाले टाइम में और ज़्यादा ईरान के पीपल्स पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, महिलाओं पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो मतलब क्या है, आपकी लीडरशिप और ज़्यादा हार्ड लाइनर्स है, बेसिकली क्या है, लिबरल होने की बजाय। जबकि यूएसए क्या ये दावा कर रहा है कि हमने एक जनरेशन को मार दिया, दूसरी को मार दिया, ये तीसरी वाली जो है इसमें कुछ लोग बच गए हैं। बट क्या है कि कमांड जो है वो अभी भी हार्डलाइनर्स के हाथ में ही है। अब इसके बाद में क्या है कि किसी भी तरीके से क्या है कि यूएसए जो उसका पर्पस था कि ऑयल पर, ईरान के ऑयल पर कंट्रोल कर लेगा, वो कंट्रोल नहीं कर पाया। अब आप देखिए कि ईरान का जो कंट्रोल है, जिस तरीके से वो चाह रहा था कि वेनेजुएला में उन्होंने निकोलस मदुरो को हटाकर जो अपना पपेट रिजीम वहाँ पे बिठा दिया, तो यूएसए इसी तरीके से ईरान में चाह रहा था, बट वो भी पॉसिबल नहीं हुआ। अब उसके बाद में तीसरा क्या है, देखिए जो ये सीज फायर की कंडीशन है या ये जो एमओयू है, उसमें लेबनान के फ्रंट पे भी सीज फायर का वो है कि इजराइल अटैक नहीं करेगा, और इजराइल ने जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं लेबनान की, उनको इजराइल 60 डेज के पीरियड में वापस बैकआउट चला जाएगा और उसको खाली कर देगा। बेसिकली क्या है कि जो लेबनान में जो इजराइल ने जो कंट्रोल किया है उसको क्या है, वापस हो जाएगा। अब उसके बाद में क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पहले जेसीपीओ में हम बात करें, किसी भी तरीके से उसमें ईरान का जिक्र नहीं था, लेकिन अब क्या है कि उसमें ईरान का जिक्र है कि भाई ईरान उसको ब्लॉक नहीं करेगा, ना ही उसका टोल वसूलेगा। इसका मतलब क्या है कि इनडायरेक्टली हम ये बोल रहे हैं कि ईरान के कंट्रोल में है हॉर्मुज, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का अधिकार है, और ईरान जो चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कर सकता है, वो टोल भी ले सकता है वो, और बाकी की चीज़ें भी कर सकता है। अब इसके बाद में लास्ट पॉइंट की हम बात करें तो $300 बिलियन की जो ये हेल्प की जा रही है। अब आप सोचिए कि $300 बिलियन से ईरान को कितना बेनिफिट होगा। ईरान के पास में मतलब काफ़ी ज़्यादा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और उसे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इसके साथ में मिल जाएगा ताकि वो अपना भी विकास कर सके, और उसके पास में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होगा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से खड़ा करने के लिए और बाकी की चीज़ें करने के लिए। अब हम बात करें कि ये कि अब आप देखिए कि जैसे कि अब हमने बात कर लिया कौन जीता कौन हारा, तो बेसिकली क्या है, हॉर्मुज कभी भी, अब जैसे हम बात करें कि हॉर्मुज ओपन हो जाएगा, हॉर्मुज ओपन हो जाएगा, लेकिन आप एक चीज़ बताइए कि क्या हॉर्मुज ब्लॉक था? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसी भी तरीके से ब्लॉक नहीं था। यूएसए के अटैक के बाद में ही वो ब्लॉक हुआ, और यूएसए ने, अब जब अटैक खत्म हो गया, सीज फायर हो गया, तो हॉर्मुज फिर से ओपन हो गया। तो इसमें यूएसए का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है कि आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन कराया। वो तो वॉर के बाद में बेसिकली क्या है, वर्ल्ड का प्रेशर ही इतना था, बिकॉज इट इज द 20%, मोर देन 20% ऑयल सप्लायर। बेसिकली क्या है, एनर्जी बास्केट जो एनर्जी नीड है वो पूरी करता है वर्ल्ड की, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ही जाती हैं। तो उसमें तो वर्ल्ड का पूरा प्रेशर था, वो तो ओपन होना ही था, और बेसिकली वो तो किसी भी तरीके से ब्लॉक ही नहीं था उस टाइम। ईरान अगर यूएसए ईरान पर अटैक ना करे, देन दैट वाज नॉट क्लोज्ड, और मैरीटाइम वाज प्रॉपर्ली ओपन, एंड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाज वर्किंग प्रॉपर्ली, कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी तरह का कोई टोल नहीं है, लोग एनर्जी लेके आ रहे हैं, ऑयल लेके आ रहे हैं, तो इससे क्या है, किसी भी तरह का कोई इशू नहीं था। अगर वो ब्लॉक होता तो ऑस्ट्रेलिया से कनाडा, पूरे वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट होता आने वाले टाइम में। अब हमने देखना, इंडिया में भी देखना स्टार्ट किया, फर्टिलाइज़र की दिक्कत होने लगी, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने लगे ना, तो दिक्कत से मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में ही इसका इम्पैक्ट दिखाई देने लगा था कि इन्फ्लेशन ऑन राइज, एंड जस्ट कि वॉर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब आप देखेंगे कि वॉर खत्म होने के बाद में यूएसए के इंडिसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। यूएसए के जो आपका शेयर मार्केट है वो, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रगति हुई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वहाँ के लोग भी इस वॉर से उब गए थे, वहाँ के लोग भी नहीं चाह रहे थे कि अब इस वॉर में यूएसए ज़्यादा इंक्लूड हो और वो जल्दी से बाहर निकले। अब देखिए क्या है, अब हम बात कर लेते हैं कि जब कोई भी युद्ध होता है तो उस युद्ध के क्या असर होते हैं। अब आप देखेंगे कि जब जैसे ये युद्ध स्टार्ट हुआ, तो इसका सबसे पहला जो मेन जो असर होता है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डिस्ट्रॉय होता है।
बेसिकली क्या है, आपकी होटल्स, आपकी बिल्डिंग्स, आपकी रोड्स, आपके अदर इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यूक्लियर साइट्स हम बोल सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी साइट्स हम बोल सकते हैं, या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो उसके डैमेज इतना होता है कि आपने कहीं पे बॉम्ब गिरा दिया, कहीं पे कुछ कर दिया, इसके बाद में सिविलियन की लाइफ का लॉस होता है। अब ईरान में हमने देखा था कि सिविलियन की लाइफ तो जा रही थी, बट जब एक अटैक हुआ तो वो स्कूल पे जाके हुआ और लगभग मोर देन 200 चिल्ड्रंस वर किल्ड इन दैट अटैक ऑल्सो। तो क्या है कि लगभग 200 बच्चे लगभग आपके क्या है कि उस बॉम्ब की चपेट में आ गए। इसके साथ साथ क्या है, इकोनॉमिकली जो लॉस होता है, अब आप देखेंगे कि लोगों की जॉब जाती हैं, मंदी आती है, चीज़ें गिरती हैं, और एनर्जी आजकल वर्ल्ड इतना डिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर है कि आपका क्या है कि ऑयल के प्राइस बढ़े तो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड और सब चीज़ों के प्राइस बढ़ते चले जाते हैं। इसके बाद में क्या है कि अब आप देखेंगे कि इकोनॉमिकली ये तो हो गया, अभी ये तो हो गया हमारा फाइनेंशियल, और इसके बात करें हम हेल्थ केयर कॉस्ट की, तो मेडिसिन्स के दाम भी बढ़ने लगे थे ईरान में और अदर कंट्रीज़ में भी, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग द इंग्रेडिएंट्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ऑन टाइम, because the world has blocked everything, no ship was passing through Strait of Hormuz, and energy or the prices of oil was rising exponentially। अब आप देखेंगे कि वो अप्रोक्स 120 डॉलर जो प्राइस है वो आपका क्रूड ऑयल का जो 1 बैरल का प्राइस है, जो कि आज की डेट में लेस देन 100 पे पहुंच चुका है। तो आपका जो 40, 50, 60 के अप्रोक्स चल रहा था वो आज 120 तक पहुंच गया था वॉर के टाइम में। अब क्या है कि इसके अलावा हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ जाती है। अब बाकी देखिए क्या है कि वॉर में कौन जीता कौन आ रहा ये तो बात की बात है, बट अल्टीमेटली लॉस किसका हुआ, लोगों का, सिविलियंस का, वहाँ के रहने वाले लोगों का। अब हम बात करेंगे कि क्या इस वॉर की सच में रिक्वायरमेंट थी। अब हो सकता है कि यूएसए के अपने एक्सक्यूजेस हों, ईरान के अपने एक्सक्यूजेस हों, बट बेसिकली अब ये तो आप सब लोग समझेंगे कि इस युद्ध में यूएसए को कूदना मतलब बेसिकली क्या है कि यूएसए को इंटरफेयर करना किसी भी तरीके से, मतलब ये नहीं था कि एज व्हेन डेट वाज रिक्वायर्ड कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, डेट वाज ऑल द अजम्पशंस कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना देगा। तो कि वो यहाँ पे वॉर में कूदना बेसिकली इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। और ये जो ग्लोबल क्राइसिस जो पैदा की गई है वो बेसिकली क्या है कि हम पे थोपी गई है सब लोग, इट इज़ इम्पोज्ड ऑन ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, बिकॉज क्या है कि इस वॉर की तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं ऑल्सो, बट यूएसए ने कूद के क्या किया कि इस वॉर को और एस्केलेट कर दिया और इसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन्वॉल्व हो गई, लोगों की देखिए लोगों की जान गई, बच्चों की जान गई, सिविलियन का लॉस हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ लोगों की। अब आपने देखा होगा कि मतलब न्यूज़ सुनने में आ रही थी कि अप्रॉक्स 10 to 20,000 जो इसमें सिविलियंस का लॉस हो चुका है। तो देखिए वॉर से किसी का भला नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है, क्या ये जो एमओयू है ये सर्वाइव करेगा, आपको क्या लगता है सर्वाइव करेगा? अब आप देखिए सबसे पहले क्या है, ये पीस डील संडे को साइन होने वाली थी, यानी कि 14 जून को, बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प हैज हैविंग हिज बर्थडे ऑन 14 जून, दैट सो ही वाज क्या है कि प्रेशराइजिंग कि आप 14 को ही डील साइन कर दीजिए, बट ईरान डिक्लाइन टू साइन द डील ऑन 14 जून एंड ही फर्दर एक्सटेंडेड द डेट एंड दे बोथ आर गोइंग टू साइन दिस डील ऑन 19 जून। अब क्या 19 जून को साइन करने जा रहे हैं। अब आप देखिए ट्रस्ट डेफिसिट कितना है। अब ये डील डिजिटली साइन की गई, तो ये बात करते हैं हम ट्रस्ट डेफिसिट की। बेसिकली एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है कि ये एक दूसरे के साथ में कुछ भी किया जा सकता है। वी आर नॉट सेफ, he is saying we are not safe and ईरान is saying we are not safe। तो ये वाली कंडीशन आ चुकी है कि एक दूसरे के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। इसके अलावा क्या है कि अब आप देखिए इजराइल ने मतलब बेसिकली क्या है कि इजराइल इज इंसिस्टिंग दैट वी विल नॉट रिट्रीट फ्रॉम लेबनान, तो हम लेबनान से वापस नहीं आएंगे। वी विल ऑक्यूपाई द टेरिटरी विच वी हैव ऑक्यूपाइड सिंस द स्टार्टिंग ऑफ द वॉर। हम जो इतना आगे बढ़ चुके हैं हम उससे पीछे नहीं आएंगे। बट इसमें क्या है कि अगर लेबनान के फ्रंट पे सीज फायर रुकता है या होता है, सीज फायर किसी भी तरीके से वायलेट होता है, देन दिस एमओयू और दिस पीस डील विल बी जस्ट गॉन अवे। तो इसका ये है कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा क्या है कि आपका
ये वाली बात करते हैं दुखती रग पे हाथ रख देना, तो क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। अब इसके क्या है 60 डेज में देखा जाएगा कि इस तरीके से चलती हैं चीज़ें, बट लॉन्ग टर्म में इस डील का सर्वाइव करना आई डोंट थिंक तो दैट इज़ पॉसिबल, बिकॉज क्या है कि इजराइल और लेबनान के फ्रंट पे इजराइल ने डिक्लाइन कर दिया कि नहीं तो हम पीछे आएंगे और हम लेबनान पे अटैक भी करते रहेंगे, बिकॉज हिजबुल्ला इज ट्राइंग टू जस्ट क्या है कि डिस्ट्रॉय अस। तो जिस वजह से क्या है कि वो पीछे पड़े हुए हैं। बाकी आप देखेंगे कि वॉर के इम्पैक्ट तो आपने देख लिए कितने नेगेटिव होते हैं। अब बाकी आज के इन्हीं शब्दों के साथ में हम आज के टॉकिंग को विराम देते हैं और इतना ज़रूर कहेंगे कि हमें यही लगता है कि ये डील लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी और कहीं ना कहीं जाके ये कुछ टाइम में ये डील ब्रोक होगी, बिकॉज इट इज़ वेरी सेंसिटिव डील। अब बाकी इन्हीं शब्दों के साथ में हम विराम करते हैं। बाकी जागरूक रहें और जिम्मेदार बने। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यार एडिटिंग के बेसिस पे आप लोग वीडियो को जज ना करें, जस्ट ट्राई टू सी द मटेरियल कि हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, कि आप एडिटिंग के बेसिस पे